आप सभी ये वीडियो देखिए। मानता है, लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति ये है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राज्यसभा के सदन में 21 मार्च 2025 को यह विवादित बयान दिया था। बयान इसलिए विवादित है क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के महाराणा सांगा को गद्दार बताया है और माननीय सांसद जी के अनुसार बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा लेके आए थे। तो अब प्रश्न यह है कि क्या कभी महाराणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस मिथक की जिसमें बताया जाता है कि महाराणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो क्या यह सच है और इतिहास क्या कहता है इस बारे में जानते हैं इस वीडियो में। पर पहले जानते हैं महाराणा सांगा कौन थे। तो महाराणा सांगा, जिनका असल नाम राणा संग्राम सिंह सिसोदिया था, जिन्हें आमतौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, राणा कुंभा के पोते और राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे वीर शिरोमणि महाराणा सांगा केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और अदम्य पराक्रम के प्रतीक थे, जिन्होंने कई युद्ध लड़े और उनकी वीरता ऐसी थी कि अनेकों घाव सहने के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा। एक भुजा, एक आंख और एक टांग खोने के बाद भी वे युद्ध भूमि में पूरी दृढ़ता से डटे रहे। उनके शरीर पर युद्ध के दौरान 80 से अधिक घावों के निशान थे, इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। राणा सांगा ने मेवाड़ पर 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने राजस्थान के लगभग सभी राजपूत राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया था। तो अब जानते हैं कि क्या राणा सांगा ने कभी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि बाबर उन शासकों में से नहीं था कि उसे आक्रमण करने का न्योता दिया जाएगा तभी वह आएगा। बाबर आदतन आक्रमणकारी था। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि बाबर ने भारत में आते ही पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, जबकि वास्तव में बाबर का भारत पर यह 5वां आक्रमण था, जब उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। कई पुस्तकों में स्पष्ट लिखा है कि बाबर को लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बुलाया था। दौलत खां लोदी द्वारा बाबर को बुलाने की बात भी स्वयं बाबर ने ही लिखी है। महाराणा सांगा द्वारा बाबर को भारत में बुलाने की बात सिर्फ बाबरनामा में लिखित है, जो स्वयं बाबर ने लिखी है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा सोर्स नहीं है जो इस बात को प्रमाणित कर सके। बाबर के लिखे अनुसार महाराणा सांगा ने आगरा की तरफ से व बाबर ने दिल्ली की तरफ से इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करना तय किया। अब यहाँ पर एक बात पर विचार करना चाहिए कि जिस इब्राहिम लोदी को अकेले महाराणा सांगा ने खातौली और बाड़ी के युद्धों में 2 बार पराजित किया, उसी को तीसरी बार पराजित करने के लिए वे बाबर को क्यों बुलाएंगे? और यदि उन्होंने करार करके बाबर को भारत में बुलाया, तो जब बाबर ने लोदी पर आक्रमण किया तब महाराणा सांगा ने आगरा की तरफ से आक्रमण क्यों नहीं किया? अभी तक तो यह भी दावा नहीं किया जा सकता है कि महाराणा सांगा दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। वे महत्वाकांक्षी अवश्य थे, परंतु दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास तो उन्होंने कभी न किए। उनके पास खातौली के युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार करने का अच्छा अवसर था, परंतु उन्होंने इब्राहिम लोदी का पीछा नहीं किया। इससे भी अधिक अच्छा अवसर तब था जब महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पहले बयाना में परास्त किया और फिर बाबर द्वारा भेजी गई अलग अलग 3-4 फौजी टुकड़ियों को परास्त किया। यदि इस समय महाराणा सांगा बाबर पर आक्रमण करते तो ये लड़ाई एक पहर भी नहीं चलती और सीकरी व दिल्ली पर महाराणा सांगा का अधिकार हो जाता। अब प्रश्न ये है कि बाबर ने ऐसा क्यों लिखा? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि बड़े बड़े सुल्तान और बादशाह या लुटेरे जब किसी बाहरी मुल्क पर आक्रमण करते थे तो वे इस प्रकार आमंत्रण दिए जाने की बात लिखते थे, ताकि इतिहास में उन्हें लुटेरों का दर्जा न दिया जाए। हुआ भी यही। भारत की पाठ्य पुस्तकों में बाबर को आत्मकथा लिखने वालों की शिरोमणि की उपाधि दी है। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता की पुस्तक राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव में डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने बताया है कि बाबर ने अपनी जीवनी तुझके बाबरी में लिखा है कि राणा सांगा ने पहले मेरे पास दूत भेजकर मुझे भारत में बुलवाया और कहलवाया था कि आप दिल्ली तक का इलाका ले लो और मैं राणा सांगा आगरे तक का इलाका ले लूं। इस विवरण से लगता है कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण भेजा था, किंतु किसी अन्य प्रमाण में इसकी पुष्टि नहीं होती और इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। राणा सांगा तो स्वयं ही इब्राहिम लोदी के इलाके छीनते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में राणा सांगा बाबर को आमंत्रित करके अपने लिए नया दुश्मन क्यों खड़ा करते? बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस तरह की कई मिथ्या बातें लिखी है।
वास्तविकता तो यह है कि बाबर ने राणा सांगा से सहायता मांगी थी। बाबर जब काबुल में राज करता था तब उसने विचार किया कि भारतवर्ष पर लोधी बादशाह राज करते हैं, उन्हें नष्ट करके दिल्ली में अपना राज्य स्थापित करना चाहिए। किंतु अज्ञात देश में जाने से पूर्व यहाँ के प्राचीन राज्य से मित्रता करना लाभदायक होगा, जिसकी सहायता से वह अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच दुश्मनी का समाचार सुनने के बाद चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पास अपना एक दूत भेजा। दूत ने महाराणा से निवेदन किया कि बादशाह बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध का अभिलाषी है, सो आपको संधि पत्र लिख भेजा है, जिसके उत्तर में आपको भी इस संधि को स्वीकृति देनी चाहिए। उस पत्र में बाबर ने लिखा था कि इस ओर से तो मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा, उस ओर से आगरा पर आप आक्रमण करेंगे, फिर इब्राहिम लोदी मजबूर होकर बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा अथवा भाग जाएगा। इस युद्ध के पश्चात दिल्ली तक का राज्य मेरे अधिकार में रहेगा और आगरा तक आपका राज्य स्थापित हो जाएगा। रायसेन के राजा सलहदी की सलाह से राणा सांगा ने संधि पत्र पर स्वीकृति प्रदान कर अपनी ओर से एक पत्र उस दूत के हाथों बाबर को भेजा था। कालांतर में बाबर ने काबुल से प्रस्थान कर पानीपत में इब्राहिम लोदी से युद्ध किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली, पर राणा सांगा तटस्थ रहे तथा बाबर की सहायता बिल्कुल नहीं की। राणा सांगा द्वारा बाबर की सहायता का विचार बदलने का प्रमुख कारण मेवाड़ के सामंतों द्वारा एक विदेशी आक्रांता की सहायता का विरोध था। उनकी मान्यता थी कि इब्राहिम लोदी की भांति बाबर भी एक विदेशी शत्रु है, जिसकी सहायता करना मेवाड़ के हित में नहीं था। सामंतों द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ। सामंतों द्वारा बाबर की सहायता का विरोध करने से राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता नहीं की थी। अंतर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने अपने दूत के माध्यम से महाराणा सांगा से सहायता मांगी थी, किंतु महाराणा सांगा इस युद्ध में तटस्थ रहे। इसी कारण बाबर ने अपनी जीवनी में राणा सांगा पर यह मिथ्या आरोप लगाया है कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण भिजवाया था। इतिहास को तर्कों से सिद्ध किया जाता है और यहाँ सारे तर्क इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि महाराणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रण नहीं किया था। अगर राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देते तो राणा सांगा बाबर से कभी भी खानवा का युद्ध नहीं लड़ते। बाबर खुद राणा सांगा से डरता था। बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे और कहा है कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया है। बाबर ने बताया है कि राणा सांगा 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 108 सरदारों व रावल, 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़ते थे। अपने चरम पर वे युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए थे। राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी और कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, सिर्फ खानवा के युद्ध को छोड़कर। तो माननीय सांसद जी, राणा सांगा गद्दार नहीं थे। गद्दार वो थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर का साथ दिया था। और हाँ, हम औलादे हैं राणा सांगा की, पृथ्वीराज चौहान की, मिहिर भोज की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की और महाराजा सूरजमल की, और हमें इस बात पर गर्व है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।